अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पिछले की स्कैंड पर आपने देखा था कि इल्बिल्गे खातून ने अर्तुल से कहा था कि हमारे कबीले के सरदार नीचे आ चुके हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। इस किस के आगाज में दोनों नीचे आ जाते हैं। अर्तुल तमाम सरदारान को खुशामदीद कहता है। फिर एक सरदार कहता है, हमने सुना है जो हुआ है अर्तुल साहब, वो दरागोस हमारा मुश्तरका दुश्मन है, इसलिए हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपका पूरी तरीके से साथ देंगे। अर्तुल कहता है कि शुक्रिया आपका, जल्द या देर से हम उस गलीस को तलाश करके सजा दे देंगे। कोई भी बात हो तो सबसे पहले आप मुझे बताएं। फिर इल्बिल्गे पूछती है कि हमारे कबीले के लिए कौन सी जगह मुनासिब रहेगी अर्तुल साहब। आपके लिए सनोबर के जंगल वाली जगह मुनासिब है इल्बिल्गे खातून, उसके साथ एक छोटा सा दरिया भी बहता है। इल्बिल्गे कहती है, मैं जल्द अपने सिपाहियों के साथ जाकर वो जगह देखूंगी, मेरा भाई भी आ रहा है, उसके आने तक हम तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद अर्तुल सबको अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तारा चर्च में मौजूद था। इतने में दरागोस वहाँ पर पहुँचता है। तारा कहता है, बाजार में दबाव बढ़ रहा है, अर्तुल के आदमी हर तरफ फैलकर तलाशी ले रहे हैं। इसी दौरान उस्मान मस्जिद के मीनार पर खड़ा होकर अजान देने लगता है। आज जुम्मे का दिन था, तमाम लोग मस्जिद में जमा हो रहे थे। दूसरी तरफ दरागोस कह रहा था, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए उसके करीब होना ज़रूरी है तारा, अब से मैं अर्तुल के मज़ीद करीब हो जाऊंगा और उसका एतमाद जीतूंगा। तारा पूछता है, ये आप कैसे करेंगे हुजूर? दरागोस कहता है, मैं उसे एक कीमती मालूमात दूंगा, इसके नतीजे में हमें कुछ जंगजुओं को कुर्बान करना पड़ेगा। तारा कहता है, हमारी जान हर वक्त आपके लिए हाजिर है हुजूर। दूसरी तरफ नमाज जुम्मा शुरू हो चुका था। एक मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। इसके बाद हानली बाजार का मंजर सामने आता है। इल्बिल्गे का भाई बेबुलत सराय महल में मौजूद था। इतने में उसका खास आदमी यनाल अंदर आकर कहता है, आपका घोड़ा तैयार है सरदार। बेबुलत कहता है कि अर्तुल और उसके भाइयों से हिसाब लेने का वक्त आ गया है यनाल। यनाल कहता है, इंशाअल्लाह हुजूर, जब अगली दफ़ा अपनी तलवार अपने म्यान में डालेंगे तो ये खून आलूद होगी। इतने में अमीर बहाउद्दीन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, जाने से पहले मैं एक दफ़ा तुमसे मिलना चाहता था बेबुलत, अल्लाह तुम्हारा सफ़र आसान करे। बेबुलत कहता है, मैं अर्तुल और उसके भाइयों के सर कोनियाँ भेज दूंगा, इस बात का आप यकीन रखें अमीर हजरत। बहाउद्दीन कहता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक और आम मामले के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद बहाउद्दीन सबको इशारा करके बाहर भेज देता है और फिर कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी बहन इल्बिल्गे के बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ नमाज जुम्मा अदा करने के बाद अर्तुल अपने साथियों के साथ सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सगोत में गुंदुज और सुलेमान चावरी की दुकान में पहुंचते हैं और खुशगवार मूड में बातें करने लगते हैं। इतने में दरागोस वहाँ पर पहुंचता है और रोते हुए कहता है, गुंदुज साहब, इल्बिल्गे खातून के लिए जाल बिछाया गया है। गुंदुज पूछता है, किसने जाल बिछाया है? दरागोस कहता है, ताजरों ने, उनकी सरबराही नीको और त्यो कर रहे हैं। वो तलवारें लेकर इल्बिल्गे खातून के पीछे रवाना हो गए हैं। ये सुनकर गुंदुज कहता है, तो हमारे अंदर गद्दार वही थे। फिर गुंदुज चावरी को कहता है, मैं और सुलेमान उनके पीछे जा रहे हैं चावरी, तुम जाकर हमारे सिपाहियों को तला दो। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं और दरागोस मुस्कुराने लगता है। इसके बाद लफ्के किले का मंजर सामने आता है। तुर्गुत किले में पहुँच चुका था। लईस कहता है, खुश आमदीद तुर्गुत साहब, क्या अर्तुल साहब की तरफ से खबर लाए हैं? तुर्गुत कहता है, अर्तुल साहब ने तुमसे एक रकम का मुतालबा किया है। हमारे दरमियान सुलह को खतरे की डालने की सजा के तौर पर तुम 10,000 सोने के सिक्के अदा करोगे, वरना लफ्के किले के ताजरों को बाजार में तिजारत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और लफ्के किले की तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। लईस कहता है, यह तो बहुत बुरा है तुर्गुत साहब। तुर्गुत कहता है, मेरी जिम्मेदारी तुम्हें उनका फैसला सुनाना था, बाकी काम अर्तुल साहब का है। तुर्गुत वापस मुड़ने लगता है तो लईस कहता है, रुको, अर्तुल साहब को बताओ कि वो हमारी सरहद के करीब आकर हमसे मिलें, हम वहाँ इकट्ठे मिलकर फैसला करेंगे। ये सुनकर तुर्गुत वापस रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ पहुंच चुका था और उन्हें बताता है कि मंगोलों के जुल्म की वजह से मेरे भाई पहाड़ों में चले गए हैं और उन्होंने अपनी औरतें और बच्चे हमारे कबीले में भेज दिए हैं ताकि वो महफूज रह सकें। दूसरा सरदार कहता है, उन्होंने सही फैसला किया है, हमें उनकी मदद के लिए लाजमी कुछ करना होगा, हम उन्हें मरने नहीं दे सकते। फिर अर्तुल कहता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इस मकसद के लिए आप लोग अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन एक और आम मामला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिमुर्तगिन ने ख़त में लिखा है कि मंगोल हमारे आम लोगों को कत्ल करना चाहते हैं ताकि तुर्क कबीलों की मुखालफत को ख़त्म किया जा सके। इन आम आदमियों में सदरुद्दीन कनेवी, आही एवरान और मौलाना जलालुद्दीन रूमी शामिल हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, ये तो हमारी रियासत की तबाही है। फिर अर्तुल कहता है, हमारी जिम्मेदारी पूरी आलम इस्लाम की हिफाजत करना है, आसमान हमारा खैमा होगा और मैं कसम खाता हूँ कि हम पूरे आलम इस्लाम को इस खेमे में इकट्ठा करेंगे। इसके बाद बाकी सब अरकान भी कसम खाते हैं। दूसरी तरफ इल्बिल्गे अपने सिपाहियों के साथ कबीले के लिए जगह देखने जा रही थी। इसी दौरान दरागोस के आदमी उसके लिए घात लगाकर बैठे थे। उनको देखकर इल्बिल्गे कहती है,
ये डाकू हैं, तैयार हो जाओ, ये एक जाल है। द्रागोस के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। द्रागोस भी छुपकर एक तरफ ये सब कुछ देख रहा था। इल्बिल्के घोड़े से उतरकर कहती है, सिपाहियों हमला करो, और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद द्रागोस के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। इल्बिल्के कहती है, क्या उस घटिया द्रागोस ने तुम लोगों को भेजा है? एक आदमी कहता है, तो तुम इस हमले के जिम्मेदार को जानती हो, अब तुम्हारे लिए मरने का वक्त है। एन उस वक्त गुंदुज और सुलेमान वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन पर तीर बरसाने लगते हैं। द्रागोस कहता है, बहुत अच्छे, ये ठीक वक्त पर पहुंचे हैं। इसके बाद गुंदुज और सुलेमान अपनी तलवारों से हमला कर देते हैं। इल्बिल्के खातून बेहोश हो जाती है और इस हमले में सुलेमान काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस तरह गुंदुज अकेला रह जाता है। द्रागोस के आदमी उसे चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है, हमें सुल्तान बायबर्स के साथ इत्तेहाद करके मंगोलों के खिलाफ पहली बड़ी बगावत शुरू करनी चाहिए। ये सुनकर सब अरकान कहते हैं, ये बिल्कुल सही फैसला है। फिर अर्तुगरुल कहता है, हम बरकी खान की तरफ एक कासिद भेजेंगे और उसे पेशकश करेंगे कि हम दोनों के सबसे बड़े दुश्मन मंगोलों के खिलाफ हमारे साथ इत्तेहाद कर ले। ये सुनकर दूसरा सरदार कहता है, ये एक अक्लमंदाना फैसला है। इस मकसद के लिए हम आपको कुछ आम आदमी भी फराहम करेंगे। इसके बाद वो सब खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, ये ऐसी जंग होगी जो कई सालों तक जारी रहेगी, इसलिए हमें फौरन काम शुरू कर देना चाहिए। मैं अनातोलिया के तुर्क कबीलों को मुत्तहिद करने के साथ अपने काम का आगाज कर दूंगा। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। ये कहकर अर्तुगरुल वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ गुंदुज को द्रागोस के आदमियों ने घेरा हुआ था। द्रागोस एक तरफ छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। इतने में एक तरफ से तीर बरसने लगते हैं। इल्बिल्के का भाई बेबुलत पहुंच चुका था। इस तरह बेबुलत और उसके सिपाही द्रागोस के आदमियों को मार देते हैं, जबकि एक आदमी को गुंदुज जिंदा पकड़ लेता है। बेबुलत अपनी बहन के पास पहुंच जाता है। इल्बिल्के होश में आ चुकी थी। इसी दौरान गुंदुज उस आदमी से पूछता है, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, पहले मुझे बताओ कि द्रागोस कौन है। ये देखकर द्रागोस खड़ा हो जाता है और एक तीर चलाता है जो कि उसको जाके लग जाता है और वो मर जाता है और फिर द्रागोस वहाँ से भाग जाता है। इतने में कई कबीले के सिपाही भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सुलेमान जख्मी हालत में पड़ा था। गुंदुज अपने सिपाहियों से कहता है, जल्दी करो, इसे कबीले लेकर जाओ। बेबुलत अपनी बहन से कहता है, तुम जख्मियों को लेकर कबीले जाओ, मैं अर्तुगरुल साहब से मिलने सोगोत जाऊंगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल वापस आकर अपने साथियों को बताता है कि हम मंगोलों के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत का आगाज कर रहे हैं। हम सुल्तान बायबर्स और तुर्क कबीलों के दरमियान इत्तेहाद कराएंगे। बमसी पूछता है, क्या बायबर्स मिस्र का सुल्तान है जो कि एक तुर्क है? अर्तुगरुल हाँ में सर हिलाता है और कहता है, मंगोलों को रोकने का एक ही रास्ता है और वो है हमारा इकट्ठे मिलकर काम करना। सुल्तान बायबर्स भी ये जानता है। अनातोलिया के तुर्क कबीलों को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी है। अब तलवारें निकालने का वक्त आ गया है। एक बहुत बड़ी जंग का आगाज होने वाला है। इसके बाद वो सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद कई कबीले का मंजर सामने आता है। सुलेमान को कई कबीले में पहुंचा दिया गया था और हकीम आर्तुग ने उसका इलाज शुरू कर दिया था। सिलजान और रहमा खातून बहुत परेशान थीं। हकीम आर्तुग कहता है, जख्म गहरा नहीं है, आप लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगा। इल्बिल्के खातून भी वहीं पर मौजूद थी। सिलजान उसे देखकर खड़ी हो जाती है और फिर उसके पास आकर पूछती है, तुम्हारा दुश्मन कौन है इल्बिल्के खातून? इल्बिल्के कहती है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है सिलजान खातून, आप जानती हैं कि सोगोत में क्या हो रहा है, ये द्रागोस का काम है। अर्तुगरुल साहब और बाकी सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर किस ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछले किस एंड पर आपने देखा था कि इल्बिल्के खातून ने अर्तुगरुल से कहा था कि हमारे कबीले के सरदार नीचे आ चुके हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। इस किस के आगाज में दोनों नीचे आ जाते हैं। अर्तुगरुल तमाम सरदारान को खुशामदीद कहता है। फिर एक सरदार कहता है, हमने सुना है जो हुआ है अर्तुगरुल साहब, वो द्रागोस हमारा मुश्तरका दुश्मन है, इसलिए हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपका पूरी तरीके से साथ देंगे। अर्तुगरुल कहता है कि शुक्रिया आपका, जल्द या देर से हम उस गलीस को तलाश करके सजा दे देंगे। कोई भी बात हो तो सबसे पहले आप मुझे बताएं। फिर इल्बिल्के पूछती है कि हमारे कबीले के लिए कौन सी जगह मुनासिब रहेगी अर्तुगरुल साहब? आपके लिए सनोबर के जंगल वाली जगह मुनासिब है इल्बिल्के खातून, उसके साथ एक छोटा सा दरिया भी बहता है। इल्बिल्के कहती है, मैं जल्द अपने सिपाहियों के साथ जाकर वो जगह देखूंगी, मेरा भाई भी आ रहा है, उसके आने तक हम तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल सबको अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तारा चर्च में मौजूद था। इतने में द्रागोस वहाँ पर पहुँचता है। तारा कहता है, बाजार में दबाव बढ़ रहा है, अर्तुगरुल के आदमी हर तरफ फैलकर तलाशी ले रहे हैं। इसी दौरान उस्मान मस्जिद के मीनार पर खड़ा होकर अज़ान देने लगता है। आज जुम्मे का दिन था, तमाम लोग मस्जिद में जमा हो रहे थे। दूसरी तरफ द्रागोस कह रहा था, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए उसके करीब होना ज़रूरी है तारा, अब से मैं अर्तुगरुल के मजीद करीब हो जाऊंगा और उसका एतमाद जीतूंगा। तारा पूछता है, ये आप कैसे करेंगे हुजूर? द्रागोस कहता है, मैं उसे एक कीमती मालूमात दूंगा, इसके नतीजे में हमें कुछ जंगजुओं को कुर्बान करना पड़ेगा। तारा कहता है, हमारी जान हर वक्त आपके लिए हाजिर है हुजूर। दूसरी तरफ नमाज जुम्मा शुरू हो चुका था। एक मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। इसके बाद हानली बाजार का मंजर सामने आता है।
इलबिलगे का भाई बेबुलत सराय महल में मौजूद था। इतने में उसका खास आदमी यनाल अंदर आकर कहता है, आपका घोड़ा तैयार है सरदार। बेबुलत कहता है कि अर्तुगरुल और उसके भाइयों से हिसाब लेने का वक्त आ गया है यनाल। यनाल कहता है, इंशाअल्लाह हुजूर, जब अगली दफ़ा अपनी तलवार अपने म्यान में डालेंगे तो ये खून आलूद होगी। इतने में अमीर बहाउद्दीन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, जाने से पहले मैं एक दफ़ा तुमसे मिलना चाहता था बेबुलत, अल्लाह तुम्हारा सफ़र आसान करे। बेबुलत कहता है, मैं अर्तुगरुल और उसके भाइयों के सर कोनियाँ भेज दूंगा, इस बात का आप यकीन रखें अमीर हज़रत। बहाउद्दीन कहता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक और अहम मामले के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद बहाउद्दीन सबको इशारा करके बाहर भेज देता है और फिर कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी बहन इलबिलगे के बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ नमाज जुम्मा अदा करने के बाद अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सगोत में गुंदुज और सुलेमान चावरी की दुकान में पहुंचते हैं और खुशगवार मूड में बातें करने लगते हैं। इतने में दरागोस वहां पर पहुंचता है और रोते हुए कहता है, गुंदुज साहब, इलबिलगे खातून के लिए जाल बिछाया गया है। गुंदुज पूछता है, किसने जाल बिछाया है? दरागोस कहता है, ताजरों ने। उनकी सरबराही नीको और त्यो कर रहे हैं। वो तलवारें लेकर इलबिलगे खातून के पीछे रवाना हो गए हैं। ये सुनकर गुंदुज कहता है, तो हमारे अंदर गद्दार वही थे। फिर गुंदुज चावरी को कहता है, मैं और सुलेमान उनके पीछे जा रहे हैं चावरी, तुम जाकर हमारे सिपाहियों को तला दो। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं और दरागोस मुस्कुराने लगता है। इसके बाद लफ्के किले का मंजर सामने आता है। तुर्गुत किले में पहुँच चुका था। लईस कहता है, खुश आमदीद तुर्गुत साहब, क्या अर्तुगरुल साहब की तरफ से खबर लाए हैं? तुर्गुत कहता है, अर्तुगरुल साहब ने तुमसे एक रकम का मुतालबा किया है। हमारे दरमियान सुलह को खतरे की डालने की सजा के तौर पर तुम 10,000 सोने के सिक्के अदा करोगे, वरना लफ्के किले के ताजरों को बाजार में तिजारत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और लफ्के किले की तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। लईस कहता है, यह तो बहुत बुरा है तुर्गुत साहब। तुर्गुत कहता है, मेरी जिम्मेदारी तुम्हें उनका फैसला सुनाना था, बाकी काम अर्तुगरुल साहब का है। तुर्गुत वापस मुड़ने लगता है तो लईस कहता है, रुको, अर्तुगरुल साहब के बताओ कि वो हमारी सरहद के करीब आकर हमसे मिलें, हम वहाँ इकट्ठे मिलकर फैसला करेंगे। ये सुनकर तुर्गुत वापस रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ पहुँच चुका था और उन्हें बताता है कि मंगोलों के जुल्म की वजह से मेरे भाई पहाड़ों में चले गए हैं और उन्होंने अपनी औरतें और बच्चे हमारे कबीले में भेज दिए हैं ताकि वो महफूज रह सकें। दूसरा सरदार कहता है, उन्होंने सही फैसला किया है, हमें उनकी मदद के लिए लाजमी कुछ करना होगा, हम उन्हें मरने नहीं दे सकते। फिर अर्तुगरुल कहता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इस मकसद के लिए आप लोग अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन एक और अहम मामला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिमुर्तगिन ने ख़त में लिखा है कि मंगोल हमारे आम लोगों को कत्ल करना चाहते हैं ताकि तुर्क कबीलों की मुखालफत को ख़त्म किया जा सके। इन अहम आदमियों में सदरुद्दीन कनेवी, आही एवरान और मौलाना जलालुद्दीन रूमी शामिल हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, ये तो हमारी रियासत की तबाही है। फिर अर्तुगरुल कहता है, हमारी जिम्मेदारी पूरी आलम इस्लाम की हिफाजत करना है, आसमान हमारा खैमा होगा और मैं कसम खाता हूँ कि हम पूरे आलम इस्लाम को इस खेमे में इकट्ठा करेंगे। इसके बाद बाकी सब अरकान भी कसम खाते हैं। दूसरी तरफ इलबिलगे अपने सिपाहियों के साथ कबीले के लिए जगह देखने जा रही थी। इसी दौरान दरागोस के आदमी उसके लिए घात लगाकर बैठे थे। उनको देखकर इलबिलगे कहती है, ये डाकू हैं, तैयार हो जाओ, ये एक जाल है। दरागोस के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। दरागोस भी छुपकर एक तरफ ये सब कुछ देख रहा था। इलबिलगे घोड़े से उतरकर कहती है, सिपाहियों हमला करो, और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद दरागोस के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। इलबिलगे कहती है, क्या उस घटिया दरागोस ने तुम लोगों को भेजा है? एक आदमी कहता है, तो तुम इस हमले के जिम्मेदार को जानती हो, अब तुम्हारे लिए मरने का वक्त है। ऐन उस वक्त गुंदुज और सुलेमान वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन पर तीर बरसाने लगते हैं। दरागोस कहता है, बहुत अच्छे, ये ठीक वक्त पर पहुँचे हैं। इसके बाद गुंदुज और सुलेमान अपनी तलवारों से हमला कर देते हैं। इलबिलगे खातून बेहोश हो जाती है और इस हमले में सुलेमान काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस तरह गुंदुज अकेला रह जाता है। दरागोस के आदमी उसे चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है, हमें सुल्तान बायबर्स के साथ इत्तेहाद करके मंगोलों के खिलाफ पहली बड़ी बगावत शुरू करनी चाहिए। ये सुनकर सब अरकान कहते हैं, ये बिल्कुल सही फैसला है। फिर अर्तुगरुल कहता है, हम बरकी खान की तरफ एक कासिद भेजेंगे और उसे पेशकश करेंगे कि हम दोनों के सबसे बड़े दुश्मन मंगोलों के खिलाफ हमारे साथ इत्तेहाद कर ले। ये सुनकर दूसरा सरदार कहता है, ये एक अक्लमंदाना फैसला है, इस मकसद के लिए हम आपको कुछ आम आदमी भी फराहम करेंगे। इसके बाद वो सब खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, ये ऐसी जंग होगी जो कई सालों तक जारी रहेगी, इसलिए हमें फ़ौरन काम शुरू कर देना चाहिए। मैं नतोलिया के तुर्क कबीलों को मुत्तहिद करने के साथ अपने काम का आगाज़ कर दूंगा, अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। ये कहकर अर्तुगरुल वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ गुंदुज को दरागोस के आदमियों ने घेरा हुआ था।
दरागोस एक तरफ छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। इतने में एक तरफ से तीर बरसने लगते हैं। इल्बिल्गे का भाई बेबुलत पहुंच चुका था। इस तरह बेबुलत और उसके सिपाही दरागोस के आदमियों को मार देते हैं, जबकि एक आदमी को गुंदुज जिंदा पकड़ लेता है। बेबुलत अपनी बहन के पास पहुंच जाता है। इल्बिल्गे होश में आ चुकी थी। इसी दौरान गुंदुज उस आदमी से पूछता है, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, पहले मुझे बताओ कि दरागोस कौन है। ये देखकर दरागोस खड़ा हो जाता है और एक तीर चलाता है, जो कि उसको जाके लग जाता है और वो मर जाता है। और फिर दरागोस वहाँ से भाग जाता है। इतने में कई कबीले के सिपाही भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सुलेमान जख्मी हालत में पड़ा था। गुंदुज अपने सिपाहियों से कहता है, जल्दी करो, इसे कबीले लेकर जाओ। बेबुलत अपनी बहन से कहता है, तुम जख्मियों को लेकर कबीले जाओ, मैं अतुल साहब से मिलने सोगोत जाऊंगा। दूसरी तरफ अतुल वापस आकर अपने साथियों को बताता है कि हम मंगोलों के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत का आगाज कर रहे हैं। हम सुल्तान बाइबर्स और तुर्क कबीलों के दरमियान इत्तेहाद कराएंगे। बमसी पूछता है, क्या बाइबर्स मिस्र का सुल्तान है जो कि एक तुर्क है? अतुल हाँ में सर हिलाता है और कहता है, मंगोलों को रोकने का एक ही रास्ता है और वो है हमारा इकट्ठे मिलकर काम करना। सुल्तान बाइबर्स भी ये जानता है। अनातोलिया के तुर्क कबीलों को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी है। अब तलवारें निकालने का वक्त आ गया है। एक बहुत बड़ी जंग का आगाज होने वाला है। इसके बाद वो सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद कई कबीले का मंजर सामने आता है। सुलेमान को कई कबीले में पहुंचा दिया गया था और हकीम आर्तुक ने उसका इलाज शुरू कर दिया था। सिलजान और रहमा खातून बहुत परेशान थीं। हकीम आर्तुक कहता है, जख्म गहरा नहीं है, आप लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगा। इल्बिल्गे खातून भी वहीं पर मौजूद थी। सिलजान उसे देखकर खड़ी हो जाती है और फिर उसके पास आकर पूछती है, तुम्हारा दुश्मन कौन है इल्बिल्गे खातून? इल्बिल्गे कहती है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है सिलजान खातून, आप जानती हैं कि सोगोत में क्या हो रहा है, ये दरागोस का काम है। अतुल साहब और बाकी सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर किस ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछले की स्कैंड पर आपने देखा था कि इल्बिल्गे खातून ने अतुल से कहा था कि हमारे कबीले के सरदार नीचे आ चुके हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। इस केस के आगाज में दोनों नीचे आ जाते हैं। अतुल तमाम सरदारान को खुशामदीद कहता है। फिर एक सरदार कहता है, हमने सुना है जो हुआ है अतुल साहब, वो दरागोस हमारा मुश्तरका दुश्मन है, इसलिए हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपका पूरी तरीके से साथ देंगे। अतुल कहता है कि शुक्रिया आपका, जल्द या देर से हम उस गलीस को तलाश करके सजा दे देंगे। कोई भी बात हो तो सबसे पहले आप मुझे बताएं। फिर इल्बिल्गे पूछती है कि हमारे कबीले के लिए कौन सी जगह मुनासिब रहेगी अतुल साहब? आपके लिए सनोबर के जंगल वाली जगह मुनासिब है इल्बिल्गे खातून, उसके साथ एक छोटा सा दरिया भी बहता है। इल्बिल्गे कहती है, मैं जल्द अपने सिपाहियों के साथ जाकर वो जगह देखूंगी, मेरा भाई भी आ रहा है, उसके आने तक हम तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद अतुल सबको अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तारा चर्च में मौजूद था। इतने में दरागोस वहाँ पर पहुँचता है। तारा कहता है, बाजार में दबाव बढ़ रहा है, अतुल के आदमी हर तरफ फैलकर तलाशी ले रहे हैं। इसी दौरान उस्मान मस्जिद के मीनार पर खड़ा होकर अजान देने लगता है। आज जुम्मे का दिन था, तमाम लोग मस्जिद में जमा हो रहे थे। दूसरी तरफ दरागोस कह रहा था, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए उसके करीब होना ज़रूरी है तारा, अब से मैं अतुल के मजीद करीब हो जाऊंगा और उसका एतमाद जीतूंगा। तारा पूछता है, ये आप कैसे करेंगे हुजूर? दरागोस कहता है, मैं उसे एक कीमती मालूमात दूंगा, इसके नतीजे में हमें कुछ जंगजुओं को कुर्बान करना पड़ेगा। तारा कहता है, हमारी जान हर वक्त आपके लिए हाजिर है हुजूर। दूसरी तरफ नमाज जुम्मा शुरू हो चुका था। एक मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। इसके बाद हानली बाजार का मंजर सामने आता है। इल्बिल्गे का भाई बेबुलत सराय महल में मौजूद था। इतने में उसका खास आदमी यनाल अंदर आकर कहता है, आपका घोड़ा तैयार है सरदार। बेबुलत कहता है कि अतुल और उसके भाइयों से हिसाब लेने का वक्त आ गया है यनाल कहता है, इंशाअल्लाह हुजूर, जब अगली दफ़ा अपनी तलवार अपने म्यान में डालेंगे तो ये खून आलूद होगी। इतने में अमीर बहाउद्दीन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, जाने से पहले मैं एक दफ़ा तुमसे मिलना चाहता था बेबुलत, अल्लाह तुम्हारा सफ़र आसान करे। बेबुलत कहता है, मैं अतुल और उसके भाइयों के सर कोनियाँ भेज दूंगा, इस बात का आप यकीन रखें अमीर हजरत। बहाउद्दीन कहता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक और अहम मामले के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद बहाउद्दीन सबको इशारा करके बाहर भेज देता है और फिर कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी बहन इल्बिल्गे के बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ नमाज जुम्मा अदा करने के बाद अतुल अपने साथियों के साथ सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सोगोत में गुंदुज और सुलेमान चावरी की दुकान में पहुंचते हैं और खुशगवार मूड में बातें करने लगते हैं। इतने में दरागोस वहाँ पर पहुंचता है और रोते हुए कहता है, गुंदुज साहब, इल्बिल्गे खातून के लिए जाल बिछाया गया है। गुंदुज पूछता है, किसने जाल बिछाया है? दरागोस कहता है, ताजरों ने, उनकी सरबराही नीको और त्यो कर रहे हैं। वो तलवारें लेकर इल्बिल्गे खातून के पीछे रवाना हो गए हैं। ये सुनकर गुंदुज कहता है, तो हमारे अंदर गद्दार वही थे। फिर गुंदुज चावरी को कहता है, मैं और सुलेमान उनके पीछे जा रहे हैं चावरी, तुम जाकर हमारे सिपाहियों को तला दो। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं और दरागोस मुस्कुराने लगता है।
اس کے بعد لفکے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ترگت قلعے میں پہنچ چکا تھا۔ لئیس کہتا ہے خوش آمدید ترگت صاحب، کیا ارطغرل صاحب کی طرف سے خبر لائے ہیں؟ ترگت کہتا ہے ارطغرل صاحب نے تم سے ایک رقم کا مطالبہ کیا ہے، ہمارے درمیان صلح کو خطرے کی ڈالنے کی سزا کے طور پر تم 10,000 سونے کے سکے ادا کرو گے، ورنہ لفکے قلعے کے تاجروں کو بازار میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور لفکے قلعے کی طرف آنے والے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے۔ لئیس کہتا ہے یہ تو بہت برا ہے ترگت صاحب۔ ترگت کہتا ہے میری ذمہ داری تمہیں ان کا فیصلہ سنانا تھا، باقی کام ارطغرل صاحب کا ہے۔ ترگت واپس مڑنے لگتا ہے تو لئیس کہتا ہے رکو، ارطغرل صاحب کو بتاؤ کہ وہ ہماری سرحد کے قریب آ کر ہم سے ملیں، ہم وہاں اکٹھے مل کر فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کر ترگت واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل سفید داڑھی والوں کی طرف پہنچ چکا تھا اور انہیں بتاتا ہے کہ منگولوں کے ظلم کی وجہ سے میرے بھائی پہاڑوں میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی عورتیں اور بچے ہمارے قبیلے میں بھیج دیے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ دوسرا سردار کہتا ہے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، ہمیں ان کی مدد کے لیے لازمی کچھ کرنا ہوگا، ہم انہیں مرنے نہیں دے سکتے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مقصد کے لیے آپ لوگ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن ایک اور اہم معاملہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سمرتگین نے خط میں لکھا ہے کہ منگول ہمارے عام لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ترک قبیلوں کی مخالفت کو ختم کیا جا سکے۔ ان اہم آدمیوں میں صدر الدین کنیوی، آہی ایوران اور مولانا جلال الدین رومی شامل ہیں۔ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے، یہ تو ہماری ریاست کی تباہی ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہماری ذمہ داری پوری عالم اسلام کی حفاظت کرنا ہے، آسمان ہمارا خیمہ ہوگا اور میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم پورے عالم اسلام کو اس خیمے میں اکٹھا کریں گے۔ اس کے بعد باقی سب ارکان بھی قسم کھاتے ہیں۔ دوسری طرف البلگے اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کے لیے جگہ دیکھنے جا رہی تھی۔ اسی دوران دراگوس کے آدمی اس کے لیے گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر البلگے کہتی ہے یہ ڈاکو ہیں، تیار ہو جاؤ، یہ ایک جال ہے۔ دراگوس کے آدمی انہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ دراگوس بھی چھپ کر ایک طرف یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ البلگے گھوڑے سے اتر کر کہتی ہے سپاہیوں حملہ کرو، اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد دراگوس کے آدمیوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ البلگے کہتی ہے کیا اس گھٹیا دراگوس نے تم لوگوں کو بھیجا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے تو تم اس حملے کے ذمہ دار کو جانتی ہو، اب تمہارے لیے مرنے کا وقت ہے۔ عین اس وقت گندوز اور سلیمان وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان پر تیر برسانے لگتے ہیں۔ دراگوس کہتا ہے بہت اچھے، یہ ٹھیک وقت پر پہنچے ہیں۔ اس کے بعد گندوز اور سلیمان اپنی تلواروں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ البلگے خاتون بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس حملے میں سلیمان کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اس طرح گندوز اکیلا رہ جاتا ہے۔ دراگوس کے آدمی اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے ہمیں سلطان بائبرس کے ساتھ اتحاد کر کے منگولوں کے خلاف پہلی بڑی بغاوت شروع کرنی چاہیے۔ یہ سن کر سب ارکان کہتے ہیں یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہم برقی خان کی طرف ایک قاصد بھیجیں گے اور اسے پیشکش کریں گے کہ ہم دونوں کے سب سے بڑے دشمن منگولوں کے خلاف ہمارے ساتھ اتحاد کر لے۔ یہ سن کر دوسرا سردار کہتا ہے یہ ایک عقل مندانہ فیصلہ ہے، اس مقصد کے لیے ہم آپ کو کچھ عام آدمی بھی فراہم کریں گے۔ اس کے بعد وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے یہ ایسی جنگ ہوگی جو کئی سالوں تک جاری رہے گی، اس لیے ہمیں فوراً کام شروع کر دینا چاہیے۔ میں نتولیہ کے ترک قبیلوں کو متحد کرنے کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کر دوں گا، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گندوز کو دراگوس کے آدمیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ دراگوس ایک طرف چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک طرف سے تیر برسنے لگتے ہیں۔ البلگے کا بھائی بیبولت پہنچ چکا تھا۔ اس طرح بیبولت اور اس کے سپاہی دراگوس کے آدمیوں کو مار دیتے ہیں، جبکہ ایک آدمی کو گندوز زندہ پکڑ لیتا ہے۔ بیبولت اپنی بہن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ البلگے ہوش میں آ چکی تھی۔ اسی دوران گندوز اس آدمی سے پوچھتا ہے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دراگوس کون ہے۔ یہ دیکھ کر دراگوس کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک تیر چلاتا ہے جو کہ اس کو جا کے لگ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور پھر دراگوس وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اتنے میں کئی قبیلے کے سپاہی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ سلیمان زخمی حالت میں پڑا تھا۔ گندوز اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے جلدی کرو، اسے قبیلے لے کر جاؤ۔ بیبولت اپنی بہن سے کہتا ہے تم زخمیوں کو لے کر قبیلے جاؤ، میں ارطغرل صاحب سے ملنے سوگوت جاؤں گا۔ دوسری طرف ارطغرل واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ ہم منگولوں کے خلاف سب سے بڑی بغاوت کا آغاز کر رہے ہیں، ہم سلطان بائبرس اور ترک قبیلوں کے درمیان اتحاد کرائیں گے۔ بمسی پوچھتا ہے کیا بائبرس مصر کا سلطان ہے جو کہ ایک ترک ہے؟ ارطغرل ہاں میں سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے منگولوں کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ہمارا اکٹھے مل کر کام کرنا۔ سلطان بائبرس بھی یہ جانتا ہے۔ اناطولیہ کے ترک قبیلوں کو تیار کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، اب تلواریں نکالنے کا وقت آ گیا ہے، ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کے بعد وہ سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ سلیمان کو کائی قبیلے میں پہنچا دیا گیا تھا اور حکیم آرتک نے اس کا علاج شروع کر دیا تھا۔ سلجان اور رحمہ خاتون بہت پریشان تھیں۔ حکیم آرتک کہتا ہے زخم گہرا نہیں ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں،
انشاءاللہ یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ البلگہ خاتون بھی وہیں پر موجود تھی۔ سلجان اسے دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے تمہارا دشمن کون ہے البلگہ خاتون؟ البلگہ کہتی ہے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے سلجان خاتون، آپ جانتی ہیں کہ سوگوت میں کیا ہو رہا ہے، یہ دراگوس کا کام ہے، ارطغرل صاحب اور باقی سب لوگ جانتے ہیں، اور یہاں پر کس ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی کی سکینڈ پر آپ نے دیکھا تھا کہ البلگہ خاتون نے ارطغرل سے کہا تھا کہ ہمارے قبیلے کے سردار نیچے آ چکے ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کیس کے آغاز میں دونوں نیچے آ جاتے ہیں۔ ارطغرل تمام سرداران کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر ایک سردار کہتا ہے ہم نے سنا ہے جو ہوا ہے ارطغرل صاحب، وہ دراگوس ہمارا مشترکہ دشمن ہے، اس لیے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کا پوری طریقے سے ساتھ دیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ شکریہ آپ کا، جلد یا دیر سے ہم اس غلیظ کو تلاش کر کے سزا دے دیں گے، کوئی بھی بات ہو تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں۔ پھر البلگہ پوچھتی ہے کہ ہمارے قبیلے کے لیے کون سی جگہ مناسب رہے گی ارطغرل صاحب؟ آپ کے لیے صنوبر کے جنگل والی جگہ مناسب ہے البلگہ خاتون، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا دریا بھی بہتا ہے۔ البلگہ کہتی ہے میں جلد اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا کر وہ جگہ دیکھوں گی، میرا بھائی بھی آ رہا ہے، اس کے آنے تک ہم تیاریاں مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل سب کو الوداع کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف تارا چرچ میں موجود تھا، اتنے میں دراگوس وہاں پر پہنچتا ہے۔ تارا کہتا ہے بازار میں دباؤ بڑھ رہا ہے، ارطغرل کے آدمی ہر طرف پھیل کر تلاشی لے رہے ہیں۔ اسی دوران عثمان مسجد کے مینار پر کھڑا ہو کر اذان دینے لگتا ہے۔ آج جمعے کا دن تھا، تمام لوگ مسجد میں جمع ہو رہے تھے۔ دوسری طرف دراگوس کہہ رہا تھا دشمن کو ختم کرنے کے لیے اس کے قریب ہونا ضروری ہے تارا، اب سے میں ارطغرل کے مزید قریب ہو جاؤں گا اور اس کا اعتماد جیتوں گا۔ تارا پوچھتا ہے یہ آپ کیسے کریں گے حضور؟ دراگوس کہتا ہے میں اسے ایک قیمتی معلومات دوں گا، اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ جنگجوؤں کو قربان کرنا پڑے گا۔ تارا کہتا ہے ہماری جان ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہے حضور۔ دوسری طرف نماز جمعہ شروع ہو چکا تھا، ایک مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے۔ اس کے بعد ہانلی بازار کا منظر سامنے آتا ہے۔ البلگہ کا بھائی بیبولت سرائے محل میں موجود تھا، اتنے میں اس کا خاص آدمی ینال اندر آ کر کہتا ہے آپ کا گھوڑا تیار ہے سردار۔ بیبولت کہتا ہے کہ ارطغرل اور اس کے بھائیوں سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے ینال کہتا ہے انشاءاللہ حضور، جب اگلی دفعہ اپنی تلوار اپنے میان میں ڈالیں گے تو یہ خون آلود ہوگی۔ اتنے میں امیر بہاؤدین بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے جانے سے پہلے میں ایک دفعہ تم سے ملنا چاہتا تھا بیبولت، اللہ تمہارا سفر آسان کرے۔ بیبولت کہتا ہے میں ارطغرل اور اس کے بھائیوں کے سر کونیاں بھیج دوں گا، اس بات کا آپ یقین رکھیں امیر حضرت۔ بہاؤدین کہتا ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں، لیکن میں تم سے ایک اور اہم معاملے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بہاؤدین سب کو اشارہ کر کے باہر بھیج دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تم سے تمہاری بہن البلگہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفید داڑھی والوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سوگوت میں گندز اور سلیمان چاوری کی دکان میں پہنچتے ہیں اور خوشگوار موڈ میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں دراگوس وہاں پر پہنچتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے گندز صاحب البلگہ خاتون کے لیے جال بچھایا گیا ہے۔ گندز پوچھتا ہے کس نے جال بچھایا ہے؟ دراگوس کہتا ہے تاجروں نے، ان کی سربراہی نیکو اور تیو کر رہے ہیں، وہ تلواریں لے کر البلگہ خاتون کے پیچھے روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر گندز کہتا ہے تو ہمارے اندر غدار وہی تھے۔ پھر گندز چاوری کو کہتا ہے میں اور سلیمان ان کے پیچھے جا رہے ہیں چاوری، تم جا کر ہمارے سپاہیوں کو اطلاع دو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور دراگوس مسکرانے لگتا ہے۔ اس کے بعد لفکے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ترگت قلعے میں پہنچ چکا تھا۔ لئیس کہتا ہے خوش آمدید ترگت صاحب، کیا ارطغرل صاحب کی طرف سے خبر لائے ہیں؟ ترگت کہتا ہے ارطغرل صاحب نے تم سے ایک رقم کا مطالبہ کیا ہے، ہمارے درمیان صلح کو خطرے کی ڈالنے کی سزا کے طور پر تم 10,000 سونے کے سکے ادا کرو گے، ورنہ لفکے قلعے کے تاجروں کو بازار میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور لفکے قلعے کی طرف آنے والے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے۔ لئیس کہتا ہے یہ تو بہت برا ہے ترگت صاحب۔ ترگت کہتا ہے میری ذمہ داری تمہیں ان کا فیصلہ سنانا تھا، باقی کام ارطغرل صاحب کا ہے۔ ترگت واپس مڑنے لگتا ہے تو لئیس کہتا ہے رکو، ارطغرل صاحب کو بتاؤ کہ وہ ہماری سرحد کے قریب آ کر ہم سے ملیں، ہم وہاں اکٹھے مل کر فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کر ترگت واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل سفید داڑھی والوں کی طرف پہنچ چکا تھا اور انہیں بتاتا ہے کہ منگولوں کے ظلم کی وجہ سے میرے بھائی پہاڑوں میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی عورتیں اور بچے ہمارے قبیلے میں بھیج دیے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ دوسرا سردار کہتا ہے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، ہمیں ان کی مدد کے لیے لازمی کچھ کرنا ہوگا، ہم انہیں مرنے نہیں دے سکتے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مقصد کے لیے آپ لوگ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن ایک اور اہم معاملہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سمرتگین نے خط میں لکھا ہے کہ منگول ہمارے عام لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ترک قبیلوں کی مخالفت کو ختم کیا جا سکے۔ ان اہم آدمیوں میں صدر الدین کنیوی، آہی ایوران اور مولانا جلال الدین رومی شامل ہیں۔ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے، یہ تو ہماری ریاست کی تباہی ہے۔
پھر ارطغرل کہتا ہے ہماری ذمہ داری پوری عالم اسلام کی حفاظت کرنا ہے، آسمان ہمارا خیمہ ہوگا اور میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم پورے عالم اسلام کو اس خیمے میں اکٹھا کریں گے۔ اس کے بعد باقی سب ارکان بھی قسم کھاتے ہیں۔ دوسری طرف البلگہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کے لیے جگہ دیکھنے جا رہی تھی۔ اسی دوران دراگوس کے آدمی اس کے لیے گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر البلگہ کہتی ہے یہ ڈاکو ہیں، تیار ہو جاؤ، یہ ایک جال ہے۔ دراگوس کے آدمی انہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ دراگوس بھی چھپ کر ایک طرف یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ البلگہ گھوڑے سے اتر کر کہتی ہے سپاہیوں حملہ کرو، اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد دراگوس کے آدمی انہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ البلگہ کہتی ہے کیا اس گھٹیا دراگوس نے تم لوگوں کو بھیجا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے تو تم اس حملے کے ذمہ دار کو جانتی ہو، اب تمہارے لیے مرنے کا وقت ہے۔ اس وقت گندوز اور سلیمان وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان پر تیر برسانے لگتے ہیں۔ دراگوس کہتا ہے بہت اچھے، یہ ٹھیک وقت پر پہنچے ہیں۔ اس کے بعد گندوز اور سلیمان اپنی تلواروں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ البلگہ خاتون بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس حملے میں سلیمان کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اس طرح گندوز اکیلا رہ جاتا ہے۔ دراگوس کے آدمی اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے ہمیں سلطان بائبرس کے ساتھ اتحاد کر کے منگولوں کے خلاف پہلی بڑی بغاوت شروع کرنی چاہیے۔ یہ سن کر سب ارکان کہتے ہیں یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہم برقی خان کی طرف ایک قاصد بھیجیں گے اور اسے پیشکش کریں گے کہ ہم دونوں کے سب سے بڑے دشمن منگولوں کے خلاف ہمارے ساتھ اتحاد کر لے۔ یہ سن کر دوسرا سردار کہتا ہے یہ ایک عقل مندانہ فیصلہ ہے، اس مقصد کے لیے ہم آپ کو کچھ عام آدمی بھی فراہم کریں گے۔ اس کے بعد وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے یہ ایسی جنگ ہوگی جو کئی سالوں تک جاری رہے گی، اس لیے ہمیں فوراً کام شروع کر دینا چاہیے۔ میں اناطولیہ کے ترک قبیلوں کو متحد کرنے کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کر دوں گا، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گندوز کو دراگوس کے آدمیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ دراگوس ایک طرف چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک طرف سے تیر برسنے لگتے ہیں۔ البلگہ کا بھائی بیبولت پہنچ چکا تھا۔ اس طرح بیبولت اور اس کے سپاہی دراگوس کے آدمیوں کو مار دیتے ہیں، جبکہ ایک آدمی کو گندوز زندہ پکڑ لیتا ہے۔ بیبولت اپنی بہن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ البلگہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اسی دوران گندوز اس آدمی سے پوچھتا ہے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دراگوس کون ہے۔ یہ دیکھ کر دراگوس کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک تیر چلاتا ہے جو کہ اس کو جا کے لگ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور پھر دراگوس وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اتنے میں کئی قبیلے کے سپاہی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ سلیمان زخمی حالت میں پڑا تھا۔ گندوز اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے جلدی کرو، اسے قبیلے لے کر جاؤ۔ بیبولت اپنی بہن سے کہتا ہے تم زخمیوں کو لے کر قبیلے جاؤ، میں ارطغرل صاحب سے ملنے سوگوت جاؤں گا۔ دوسری طرف ارطغرل واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ ہم منگولوں کے خلاف سب سے بڑی بغاوت کا آغاز کر رہے ہیں، ہم سلطان بائبرس اور ترک قبیلوں کے درمیان اتحاد کرائیں گے۔ وامسی پوچھتا ہے کیا بائبرس مصر کا سلطان ہے جو کہ ایک ترک ہے؟ ارطغرل ہاں میں سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے منگولوں کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ہمارا اکٹھے مل کر کام کرنا۔ سلطان بائبرس بھی یہ جانتا ہے۔ اناطولیہ کے ترک قبیلوں کو تیار کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، اب تلواریں نکالنے کا وقت آ گیا ہے، ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کے بعد وہ سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کئی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ سلیمان کو کئی قبیلے میں پہنچا دیا گیا تھا اور حکیم ارطغرل نے اس کا علاج شروع کر دیا تھا۔ سلجان اور رحمہ خاتون بہت پریشان تھیں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے زخم گہرا نہیں ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں، انشاءاللہ یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ البلگہ خاتون بھی وہیں پر موجود تھی۔ سلجان اسے دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے تمہارا دشمن کون ہے البلگہ خاتون؟ البلگہ کہتی ہے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے سلجان خاتون، آپ جانتی ہیں کہ سوگوت میں کیا ہو رہا ہے، یہ دراگوس کا کام ہے، ارطغرل صاحب اور باقی سب لوگ جانتے ہیں، اور یہاں پر کس ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی کی سکینڈ پر آپ نے دیکھا تھا کہ البلگہ خاتون نے ارطغرل سے کہا تھا کہ ہمارے قبیلے کے سردار نیچے آ چکے ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کیس کے آغاز میں دونوں نیچے آ جاتے ہیں۔ ارطغرل تمام سرداران کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر ایک سردار کہتا ہے ہم نے سنا ہے جو ہوا ہے ارطغرل صاحب، وہ دراگوس ہمارا مشترکہ دشمن ہے، اس لیے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کا پوری طریقے سے ساتھ دیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ شکریہ آپ کا، جلد یا دیر سے ہم اس غلیظ کو تلاش کر کے سزا دے دیں گے، کوئی بھی بات ہو تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں۔ پھر البلگہ پوچھتی ہے کہ ہمارے قبیلے کے لیے کون سی جگہ مناسب رہے گی ارطغرل صاحب؟ آپ کے لیے صنوبر کے جنگل والی جگہ مناسب ہے البلگہ خاتون، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا دریا بھی بہتا ہے۔ البلگہ کہتی ہے میں جلد اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا کر وہ جگہ دیکھوں گی، میرا بھائی بھی آ رہا ہے، اس کے آنے تک ہم تیاریاں مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل سب کو الوداع کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف تارا چرچ میں موجود تھا۔ اتنے میں دراگوس وہاں پر پہنچتا ہے۔ تارا کہتا ہے بازار میں دباؤ بڑھ رہا ہے، ارطغرل کے آدمی ہر طرف پھیل کر تلاشی لے رہے ہیں۔ اسی دوران عثمان مسجد کے مینار پر کھڑا ہو کر اذان دینے لگتا ہے۔ آج جمعے کا دن تھا
तमाम लोग मस्जिद में जमा हो रहे थे। दूसरी तरफ दरागोस कह रहा था, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए उसके करीब होना ज़रूरी है तारा। अब से मैं अर्तुल के मज़ीद करीब हो जाऊंगा और उसका एतमाद जीतूंगा। तारा पूछता है, ये आप कैसे करेंगे हुजूर? दरागोस कहता है, मैं उसे एक कीमती मालूमात दूंगा। इसके नतीजे में हमें कुछ जंगजुओं को कुर्बान करना पड़ेगा। तारा कहता है, हमारी जान हर वक्त आपके लिए हाजिर है हुजूर। दूसरी तरफ नमाज जुम्मा शुरू हो चुका था। एक मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। इसके बाद हानली बाजार का मंजर सामने आता है। इलबिलगे का भाई बेबुलत सराय महल में मौजूद था। इतने में उसका खास आदमी यनाल अंदर आकर कहता है, आपका घोड़ा तैयार है सरदार। बेबुलत कहता है कि अर्तुल और उसके भाइयों से हिसाब लेने का वक्त आ गया है यनाल कहता है, इंशाअल्लाह हुजूर, जब अगली दफ़ा अपनी तलवार अपने म्यान में डालेंगे तो ये खून आलूद होगी। इतने में अमीर बहाउद्दीन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, जाने से पहले मैं एक दफ़ा तुमसे मिलना चाहता था बेबुलत, अल्लाह तुम्हारा सफ़र आसान करे। बेबुलत कहता है, मैं अर्तुल और उसके भाइयों के सर कोनियाँ भेज दूंगा, इस बात का आप यकीन रखें अमीर हजरत। बहाउद्दीन कहता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक और अहम मामले के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद बहाउद्दीन सबको इशारा करके बाहर भेज देता है और फिर कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी बहन इलबिलगे के बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ नमाज जुम्मा अदा करने के बाद अर्तुल अपने साथियों के साथ सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सगोत में गुंदुज और सुलेमान चावरी की दुकान में पहुंचते हैं और खुशगवार मूड में बातें करने लगते हैं। इतने में दरागोस वहां पर पहुंचता है और रोते हुए कहता है, गुंदुज साहब, इलबिलगे खातून के लिए जाल बिछाया गया है। गुंदुज पूछता है, किसने जाल बिछाया है? दरागोस कहता है, ताजरों ने। उनकी सरबराही नीको और त्यो कर रहे हैं। वो तलवारें लेकर इलबिलगे खातून के पीछे रवाना हो गए हैं। ये सुनकर गुंदुज कहता है, तो हमारे अंदर गद्दार वही थे। फिर गुंदुज चावरी को कहता है, मैं और सुलेमान उनके पीछे जा रहे हैं चावरी, तुम जाकर हमारे सिपाहियों को तला दो। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं और दरागोस मुस्कुराने लगता है। इसके बाद लफ्के किले का मंजर सामने आता है। तुर्गुत किले में पहुँच चुका था। लईस कहता है, खुश आमदीद तुर्गुत साहब, क्या अर्तुल साहब की तरफ से खबर लाए हैं? तुर्गुत कहता है, अर्तुल साहब ने तुमसे एक रकम का मुतालबा किया है। हमारे दरमियान सुलह को खतरे की डालने की सजा के तौर पर तुम 10,000 सोने के सिक्के अदा करोगे, वरना लफ्के किले के ताजरों को बाजार में तिजारत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और लफ्के किले की तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। लईस कहता है, यह तो बहुत बुरा है तुर्गुत साहब। तुर्गुत कहता है, मेरी जिम्मेदारी तुम्हें उनका फैसला सुनाना था, बाकी काम अर्तुल साहब का है। तुर्गुत वापस मुड़ने लगता है तो लईस कहता है, रुको, अर्तुल साहब के बताओ कि वो हमारी सरहद के करीब आकर हमसे मिलें, हम वहाँ इकट्ठे मिलकर फैसला करेंगे। ये सुनकर तुर्गुत वापस रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ पहुंच चुका था और उन्हें बताता है कि मंगोलों के जुल्म की वजह से मेरे भाई पहाड़ों में चले गए हैं और उन्होंने अपनी औरतें और बच्चे हमारे कबीले में भेज दिए हैं ताकि वो महफूज रह सकें। दूसरा सरदार कहता है, उन्होंने सही फैसला किया है, हमें उनकी मदद के लिए लाजमी कुछ करना होगा, हम उन्हें मरने नहीं दे सकते। फिर अर्तुल कहता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इस मकसद के लिए आप लोग अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन एक और अहम मामला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समर्तगिन ने ख़त में लिखा है कि मंगोल हमारे आम लोगों को कत्ल करना चाहते हैं ताकि तुर्क कबीलों की मुखालफत को ख़त्म किया जा सके। इन अहम आदमियों में सदरुद्दीन कनेवी, आही एवरान और मौलाना जलालुद्दीन रूमी शामिल हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, ये तो हमारी रियासत की तबाही है। फिर अर्तुल कहता है, हमारी जिम्मेदारी पूरी आलम इस्लाम की हिफाजत करना है, आसमान हमारा खैमा होगा और मैं कसम खाता हूँ कि हम पूरे आलम इस्लाम को इस खेमे में इकट्ठा करेंगे। इसके बाद बाकी सब अरकान भी कसम खाते हैं। दूसरी तरफ इलबिलगे अपने सिपाहियों के साथ कबीले के लिए जगह देखने जा रही थी। इसी दौरान दरागोस के आदमी उसके लिए घात लगाकर बैठे थे। उनको देखकर इलबिलगे कहती है, ये डाकू हैं, तैयार हो जाओ, ये एक जाल है। दरागोस के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। दरागोस भी छुपकर एक तरफ ये सब कुछ देख रहा था। इलबिलगे घोड़े से उतरकर कहती है, सिपाहियों हमला करो, और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद दरागोस के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। इलबिलगे कहती है, क्या उस घटिया दरागोस ने तुम लोगों को भेजा है? एक आदमी कहता है, तो तुम इस हमले के जिम्मेदार को जानती हो, अब तुम्हारे लिए मरने का वक्त है। ऐन उस वक्त गुंदुज और सुलेमान वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन पर तीर बरसाने लगते हैं। दरागोस कहता है, बहुत अच्छे, ये ठीक वक्त पर पहुँचे हैं। इसके बाद गुंदुज और सुलेमान अपनी तलवारों से हमला कर देते हैं। इलबिलगे खातून बेहोश हो जाती है और इस हमले में सुलेमान काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस तरह गुंदुज अकेला रह जाता है। दरागोस के आदमी उसे चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, हमें सुल्तान बायबर्स के साथ इत्तेहाद करके मंगोलों के खिलाफ पहली बड़ी बगावत शुरू करनी चाहिए। ये सुनकर सब अरकान कहते हैं, ये बिल्कुल सही फैसला है। फिर अर्तुल कहता है, हम बरकी खान की तरफ एक कासिद भेजेंगे और उसे पेशकश करेंगे कि हम दोनों के सबसे बड़े दुश्मन मंगोलों के खिलाफ हमारे साथ इत्तेहाद कर ले। ये सुनकर दूसरा सरदार कहता है, ये एक अक्लमंदाना फैसला है,
اس مقصد کے لیے ہم آپ کو کچھ عام آدمی بھی فراہم کریں گے۔ اس کے بعد وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے یہ ایسی جنگ ہوگی جو کئی سالوں تک جاری رہے گی، اس لیے ہمیں فوراً کام شروع کر دینا چاہیے۔ میں اناطولیہ کے ترک قبیلوں کو متحد کرنے کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گندز کو دراگوس کے آدمیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ دراگوس ایک طرف چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک طرف سے تیر برسنے لگتے ہیں۔ البلکے کا بھائی بیبولت پہنچ چکا تھا۔ اس طرح بیبولت اور اس کے سپاہی دراگوس کے آدمیوں کو مار دیتے ہیں، جبکہ ایک آدمی کو گندز زندہ پکڑ لیتا ہے۔ بیبولت اپنی بہن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ البلکے ہوش میں آ چکی تھی۔ اسی دوران گندز اس آدمی سے پوچھتا ہے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دراگوس کون ہے۔ یہ دیکھ کر دراگوس کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک تیر چلاتا ہے جو کہ اس کو جا کے لگ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور پھر دراگوس وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اتنے میں کئی قبیلے کے سپاہی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ سلیمان زخمی حالت میں پڑا تھا۔ گندز اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے جلدی کرو، اسے قبیلے لے کر جاؤ۔ بیبولت اپنی بہن سے کہتا ہے تم زخمیوں کو لے کر قبیلے جاؤ، میں ارطغرل صاحب سے ملنے سوگوت جاؤں گا۔ دوسری طرف ارطغرل واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ ہم منگولوں کے خلاف سب سے بڑی بغاوت کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم سلطان بائبرز اور ترک قبیلوں کے درمیان اتحاد کرائیں گے۔ وامسی پوچھتا ہے کیا بائبرز مصر کا سلطان ہے جو کہ ایک ترک ہے؟ ارطغرل ہاں میں سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے منگولوں کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ہمارا اکٹھے مل کر کام کرنا۔ سلطان بائبرز بھی یہ جانتا ہے۔ اناطولیہ کے ترک قبیلوں کو تیار کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اب تلواریں نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کے بعد وہ سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کئی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ سلیمان کو کئی قبیلے میں پہنچا دیا گیا تھا اور حکیم ارطغرل نے اس کا علاج شروع کر دیا تھا۔ سلجان اور رحمہ خاتون بہت پریشان تھیں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے زخم گہرا نہیں ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں، انشاءاللہ یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ البلکہ خاتون بھی وہیں پر موجود تھی۔ سلجان اسے دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے تمہارا دشمن کون ہے البلکہ خاتون؟ البلکہ کہتی ہے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے سلجان خاتون، آپ جانتی ہیں کہ سوگوت میں کیا ہو رہا ہے، یہ دراگوس کا کام ہے۔ ارطغرل صاحب اور باقی سب لوگ جانتے ہیں اور یہاں پر کس ختم ہو جاتی ہے۔